अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं लगातार लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चंस की सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यहाँ से बहुत बार हूबहू वही प्रश्न मिल जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? वह थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। हर्षचरित के रचयिता हर्षचरित के रचयिता थे, तो हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट जी हर्षचरित के रचयिता हैं। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होता है, वह संतुलित बजट कहलाता है। वह संतुलित बजट कहलाता है। अच्छा, बजट किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 112, इसमें लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर यानी सबसे खारा सागर कौन सा है? तो वह है डेड सी यानी मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्ष? 20 वर्ष तक वह शासन करता है। इसमें सी ऑप्शन यानी सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक महेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? महेंद्र वर्मा जी। आ इसमें सही हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। निम्न उत्पादकता का कारण पिछड़ी तकनीक भी है, जोत का छोटा आकार है, शाख का अभाव है, यानी उपयुक्त सभी। इसमें दा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी कारक हैं जिससे कि भारतीय कृषि की उत्पादकता निम्न है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दा इसमें सही हो जाएगा। वी प्रकार की घाटी के किस मार्ग से बनती है? तो वी प्रकार की घाटी नदी के निचले मार्ग से बनती है। इसमें सा सही हो जाएगा। निचले मार्ग से वी प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वह 5.5 है। कितना है? 5.5। इसमें बा सही हो जाएगा। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो समुद्र के किनारे। बी ऑप्शन बा इसमें सही होगा। समुद्र के किनारे होता है भृगु का निर्माण। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। ज्वालामुखी उद्गार ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है? ये समझ लीजिए भूपर्पटी है। भूपर्पटी है, नीचे ज्वालामुखी सब कुछ भरा हुआ है। जब इसका उद्गार होता है तो ये जब पृथ्वी पर आता है ऐसे निकलता हुआ फैलता है। जब यह अंदर से बाहर की तरफ निकल आता है तो इसे कहते हैं क्या? इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इससे हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। धन्वंतरि किस काल के वैद्य थे? तो गुप्त काल के एक सुप्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरि जी। विश्व की सबसे लंबी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है।
अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनको देखते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में लावा हमेशा निकलता रहता है। सक्रिय यानी क्रियाशील है, क्रियाशील, अभी लावा निकल रहा है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में कभी-कभी उद्गार होता है, कभी-कभी, कभी-कभी उद्गार होता है। और सुषुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी में पहले हुआ था उद्गार, लेकिन अब कभी नहीं हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ। और सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है कि इसमें लगातार ज्वाला निकल रहा है। तीनों समझ गए होंगे। सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है वह सूर्यातप कहलाती है। तो सूर्य से, ये सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल के द्वारा जो सोख ली जाती है वही सूर्यातप कहलाती है। इसे ही सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप यही कहलाता है। वायुमंडल के द्वारा सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा सोख ली जाती है वह सूर्यातप कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। मान लीजिए ये समुद्र तल है, समुद्र तल बना रहे हैं, ऐसे समुद्र तल है, तो किसके गुरुत्वाकर्षण से? सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य है, सूर्य है और चंद्रमा है, बना दे रहे हैं, चलो, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका पानी जब उठ करके यहाँ तक आता है, ऊपर तक आता है, पानी उठ करके ऊपर आया, यानी समुद्र के किनारे ये लहरें जो आती हैं, तो जब ऊपर की तरफ आई तो ये कहलाता है ज्वार, ज्वार। और जब नीचे समुद्र में फिर खिसक करके चली जाती है, यानी यहाँ से जो चली जाती हैं थोड़ा दूर तक अंदर तक जाती है, तो ये कहलाता है भाटा। तो ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और पानी के ऊपर उठने को ज्वार, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। समझ गए होंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके उदय के 2 प्रमुख कारण थे। क्या था? पहला तो था इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा और दूसरा था हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई थी हिंदू समाज में भी, तो इसलिए धर्म सुधार की आवश्यकता थी। और इस्लाम के आक्रमण हो रहे थे, इसलिए भी भक्ति आंदोलन का उदय होता है। वायुमंडल क्या है? तो सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग हैं, पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे कहीं जल है, कहीं जल है, ये मान लीजिए यहाँ जल है। तो क्या जल के ऊपर जो गैसीय आवरण है, ऐसे समझिएगा, जो गैसीय आवरण है कि नहीं है? है। हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर ही तो वायुमंडल है, और यहाँ भी, नहीं, पृथ्वी पर भी जो गैसीय आवरण है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। यही कहलाता है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकी का उपयोग किया गया। तो नई तकनीक का उपयोग किया गया और जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, वही हरित क्रांति कहलाया है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ? अच्छे क्वालिटी के बीज बोए गए, बीज जो है अच्छे क्वालिटी के, तकनीक तकनीक का प्रयोग किया गया, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। सीधा सा उदाहरण इसका ये समझ लीजिए कि हरित क्रांति जो हुई है तो अच्छे बीजों को बोया गया, अच्छी खाद दी गई, पहले गोबर की खाद यानी कंपोस्ट वैसे डाल दिए जाते थे, फिर उसके बाद रासायनिक उर्वरक आए,
जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इन सबको डाला गया तो जाहिर सी बात है उत्पादकता बढ़ी। तो यही जो उत्पादकता बढ़ी है वह हरित क्रांति कहलाई है। हरित क्रांति कब होता है? 1966-67 में होता है। अपर्दन किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपर्दन किसे कहते हैं? तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमण द्वारा स्थानांतरण होता है, अपर्दन कहलाता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था अपर्दन को, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। मान लीजिए एक चट्टान है। अब यह चट्टान अपनी ही जगह पर, यह चट्टान अपनी जगह पर यहाँ से टूट रहा है। चलिए, टूट गया, ये चट्टान टूट गया तो अपनी जगह पर ही पड़ा है। तो जब तक अपनी जगह पर पड़ा है, इसे कहते हैं, टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। टूट गया और लेकिन ये खिसक करके यहाँ जब चला आया, यहाँ चला आता है, यह खिसक करके यानी हवा के द्वारा, हवा चली, खूब अच्छे से हवा चला, या फिर पानी के द्वारा यह स्थानांतरित होकर के जब यहाँ चला आता है तो यह कहलाता है क्या? अपर्दन। अपर्दन। एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापित हो गया तो वह अपर्दन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? तो आग्नेय शैल किसे कहते हैं? तो मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ये देखिए, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली चट्टान को कहते हैं, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार आप देखे होंगे। ज्वालामुखी, ये पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की परत है, ऊपरी परत। तो ज्वालामुखी उद्गार कैसे होगा? ये नीचे से नीचे सारे लावा भरे हुए हैं, ये तप्त पदार्थ हैं, नीचे तप्त पदार्थ हैं, तप्त पदार्थ। और यह जब उद्गार की क्रिया होती है, ये जो तप्त पदार्थ है नीचे से, मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो विस्फोट हुआ, ऐसे हुआ। अब इसमें से निकल रहे हैं, तो इसमें से निकल रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं पृथ्वी पर। यहाँ से देखिए ऐसे, ये हर तरफ निकलेगा, ऐसे निकल रहा है। तो ये जब पृथ्वी पर आ रहे हैं, निकल करके इस पृथ्वी की सतह पर आ गए तो ये कहलाते हैं लावा। और यही लावा जब जम जाता है तो यह हो जाता है आग्नेय शैल। क्या बनता है? आग्नेय शैल। यही तो कहा गया, आग्नेय शैल मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली चट्टानों को कहते हैं। तो ये मैग्मा, ये पहले नीचे जब तक है तब तक तप्त पदार्थ है। जब ये ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकल के चला आता है, पृथ्वी सतह पर चला आता है, तो ये लावा है। लेकिन लावा जब ठंडा होकर के जम गया तो यह आग्नेय शैल का निर्माण करता है। क्लियर हो गए होंगे? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या है? तो किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। तो संविधान में क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है संविधान। इसमें ये नियमों का संग्रह होता है। क्या होता है? नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह होता है। यानी इसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था चलती है, या नियमों का पुलिंदा होता है। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा को भी समझा देते हैं, डेल्टा क्या है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। मान लीजिए यह एक नदी है, नदी, ये देखें, नदी का भाग मैंने बना दिया। तो नदी जब पहुँचते पहुँचते ऐसे किनारे पहुँच जाती है, कहाँ पहुँच रही है? ये पहुँच गई है नदी अपने मुहाने पर, किसी सागर में गिरने वाले, इसमें पानी ये जा रहा है। चलिए, अब जब समुद्र के किनारे पहुँचती है, अपना पानी छोड़ती है, तो जाहिर सी बात है यह फैल जाती है, यह नदी फैल जाती है ना, फैलाव इसका हो जाता है। तो बीच में जो छोटे छोटे ये जो जमीन उठे रह जाते हैं, भाई पानी कई दिशाओं में फैल करके जा रहा है, तो यह जो बीच का जो उठा हुआ भाग है यही कहलाता है डेल्टा। ये क्या है? यही होता है डेल्टा, इसे ही डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? कैकुबाद हुआ था। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं।
कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? तो कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे, इसका उत्तर है कि कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य प्रसिद्ध हुए। वो एक महान गुरु थे। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है? क्या धन की बातें हुई है? नहीं, शासन संबंधी बातें हैं। शासन करना, शासन प्रशासन से संबंधित बातें हैं अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। कौन थे? विजयालय। इनका शासनकाल 1850 से 1870 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। ये आंतरिक शक्तियों के उदाहरण, यानी आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। अब आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको देखते हैं थोड़ा सा। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम बताते चले। उत्तर कैसे लिखेंगे आप? बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में लिखिएगा। लगभग जो है अब कम से कम 60 शब्द रहे और अधिकतम जो है 75 या 80 शब्द के आसपास जाने पाए। इससे अधिक शब्दों में मत लिखिएगा, क्योंकि नंबर इतने पर ही मिलता है, 2 ही नंबर का है। तो पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था व संरचना का परिणाम है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा जाता है। तो पहला जो परत है वह क्या है? भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहते हो। और दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। ये तीनों हो गए पृथ्वी के। अब देखिए, पृथ्वी को मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ देखें आप, समझ लीजिए पृथ्वी का एक चाप लगा करके ये भाग निकाला गया। तो जो सबसे ऊपर का भाग है, ये जो सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का जो भाग है, ये जो मैंने रंगीन कर दिया, इसकी गहराई बहुत अधिक नहीं होगी। जिस पर कृषि कार्य होते हैं, यह कहलाता है भूपर्पटी। ये क्या है? ये है भूपर्पटी। भूपर्पटी, इसे ही क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपर का भाग है। और दूसरा जो भाग है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, दूसरा जो भाग है वह है मेंटल। क्या है? मेंटल। इसे मेंटल कहते हैं। 2 भागों में बट गया। और तीसरा जो सबसे अंतिम का जो भाग है, यानी ये जो अंतिम वाला है, इसे कहते हैं कोर। क्या कहेंगे? कोर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की ये तीनों परतें हैं और इन्हीं तीनों परतों के अनुसार इसे बांट दिया गया है। कोर जो है ये सबसे अंदर का अंदर का हिस्सा है और सबसे बाहर का हिस्सा जो है वह भूपर्पटी है। तो ठीक है, समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सर्व प्रमुख विशेषता भारतीय संविधान की अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। और दूसरा क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। यानी हमारे देश का जो अध्यक्ष होगा, जो सरप्रमुख होगा, वह चुना जाएगा। यानी राजशाही व्यवस्था यहाँ नहीं है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो ये हमारी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनको आप निम्न बिंदुओं में लिख सकते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर बताओ। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण में चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये देखें आप, ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्र और ये हो गई पृथ्वी। नाम लिख देते हैं। चंद्रमा, सॉरी, यहाँ सूर्य रहेगा, ये है सूर्य
और बीच में है चंद्र यानी चंद्रमा, और ये है पृथ्वी। देखिए कैसे लगता है ग्रहण, कैसे लगता है। तो इसमें आप देखें कि इसमें कहा क्या गया है कि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो पृथ्वी तो नहीं आई अभी। सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। ये कौन सी स्थिति हुई? ये जो स्थिति बन रही है, ये जो स्थिति बन रही है, इसको घेरा लगा करके मैं बता रहा हूँ, इस तरह का जब बनता है तो यह कहलाता है सूर्य ग्रहण। क्या हुआ? ये हुआ सूर्य ग्रहण। क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। एक तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा चीज देख लेते हैं क्या है कि जब ये हुआ चंद्रमा और ये हुआ सूर्य और ये हो गई पृथ्वी, तो ये है पृथ्वी, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। इस तरह की जब स्थिति बनती है कि यानी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तब वह होता है चंद्र ग्रहण। क्या होगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व ये बताना है। तो भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ जोत की इकाइयाँ अधिक हैं, जोत की इकाइयाँ अधिक है और उनके आकार जो है कम है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है। कृषि का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारे देश की जीडीपी में 15% से अधिक का योगदान देता है और देश की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि या उससे संबंधित संबंधित रोजगार पाती है। तो ये हमारे भारत देश की कृषि की ये विशेषताएं हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चोल प्रशासन की सर्व प्रमुख विशेषता उनका स्थानीय स्वशासन था। स्थानीय स्वशासन, तो ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल शासकों के अभिलेख से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। तो राजेंद्र चोल जो है इस वंश के प्रमुख शासक हुए थे। ये चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी। यानी सबसे निचले स्तर पर जो शासन किया जाता था, ग्राम स्वशासन, वह इस शासन की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो सम्राट अशोक जो है मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। इनके शासन की जो अवधि थी वह 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक थी। इन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और वह बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो ये तो था जीवन परिचय उनका, छोटा सा जीवन परिचय। और इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? उपलब्धियां, उन्होंने अपने शासनकाल में सभी धर्म के प्रति सम्मान का माहौल बनाया था, सहिष्णु थे और बौद्ध धर्म को फैलाने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, शिलालेख बनवाए और सामाजिक कल्याण के उपाय किए। अच्छा, एक बात और है, इनके विषय में जान लीजिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने इन्होंने श्रीलंका श्रीलंका चीन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय इनका संबंध था। श्रीलंका में भी अ, अपनी बेटी को और अपने बेटे को भेजते हैं प्रचार करने के लिए। चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। आज का समय यह है कि जहाँ पर बौद्ध धर्म पनपा वहीं पर बौद्ध धर्म है नहीं। यानी बौद्ध धर्म उत्पन्न कहाँ हुआ? भारत देश में हुआ, लेकिन भारत में रह नहीं गया। तो विदेशों में इनके प्रचार हुए और विदेशों से भी इनके संपर्क थे। तो इनकी उपलब्धियां ये रही हैं।
मेगास्थनीज का भारत वर्णन कीजिए। मेगास्थनीज का भारत वर्णन करना है तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का था। और कहाँ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो उसने जो कुछ भी भारत में देखा अपने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, ध्यान रखिएगा ये सब की पॉइंट है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका में विस्तृत वर्णन किया। उसने लिखा, भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोने के संगम पर सोन के संगम पर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। नगर के चारों ओर एक दीवार है और नगर के अधिकांश भवन लकड़ी के बने हैं। राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो राजपूत काल की सामाजिक दशा कैसी थी? आइए थोड़ा सा जानते हैं राजपूत काल में क्या था। जौहर प्रथा तो इसी काल में थी। जौहर प्रथा, कल के वीडियो में ये बताया गया था। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा राजपूत काल में ही थी। तो राजपूत काल जो है वर्गों और उपवर्गों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। यानी यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। लोहार, सुनार, चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस काल में नई जाति का उदय हुआ जिसे कायस्थ कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कायस्थ जाति का जो उदय होता है वह राजपूत काल में ही होता है। कायस्थ यानी इस समय जो लाला जातियां कहते हैं, लाला, तो इनका उदय कब होता है? राजपूत काल में ही होता है। और कायस्थ क्या थे? जो स्वभावतः लिपिक थे, यानी लिखने पढ़ने का काम आज भी बहुत तेजी से करते हैं। तो राजपूत यानी कायस्थ जो जाति का उदय हुआ वह राजपूत काल में होता है। चालुक्य वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चालुक्य वंश का वर्णन इस प्रकार है। चालुक्य वंश एक शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। राजधानी क्या थी? बादामी। और बादामी को ही वातापी कहते हैं, वातापी। इनका शासन वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता देते हैं इनका शासन कहाँ पर हुआ था। तो ये है भारत का नक्शा बना रहे हैं, समझ लीजिए। ये दक्षिण भारत पे आ गए हैं। तो इनका जो शासन काल हुआ वो कहाँ से हुआ करता था? गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा ये देखें, गुजरात का ये हिस्सा है। यहाँ से लेकर के ये इनका शासन यहाँ पर हुआ करता था। इसके मध्य में इनका शासनकाल हुआ करता था चालुक्य वंश का। यही संक्षिप्त इतिहास है। इतना शासनकाल, इतने क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है। राजधानी क्या थी? वातापी, वातापी या बादामी, वातापी। आज का अंतिम प्रश्न यह है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी दोनों ने ही भारत पर लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। क्या था? महमूद गजनवी ने भारत पर लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 17 बार आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण इसने किया सर्व प्रसिद्ध हुआ, वह एक आतताई लुटेरा था। जबकि मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम, मोहम्मद गोरी कब आता है? 1175 ईस्वी में आता है मोहम्मद गोरी। पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों ही तुर्क शासक थे। थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं क्या है। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों का, पहले तो ये लुटेरे थे, दोनों लुटेरे थे। फर्क क्या था कि महमूद जो गजनवी था वह पेवर लुटेरा ही था, लूटने केवल आया था। लेकिन जो मोहम्मद गोरी आया वह लूटने के साथ साथ धर्म का प्रचार करने के लिए भी आया था। धर्म प्रचार, थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है। और दोनों ही तुर्क थे। दोनों क्या थे?
तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदार थे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इनको आप एक बार देख लेंगे, सरसरी नज़रों से देखना, थोड़ा सा याद करके जाइए, ज़रूर अंक आपको अच्छे मिलेंगे, ये गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।